हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो हमने ये 7th क्लास की हिस्ट्री के एनसीईआरटी शुरू की हुई है और इसके हमारे पहले 5 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा 6th चैप्टर। इस चैप्टर का अगर हम टाइटल देखें तो जैसा कि हमें इसके टाइटल से ही पता चल रहा है, इसका टाइटल क्या है? नगर शिल्प। इसका टाइटल क्या है? तो इसका टाइटल है इसका टाइटल क्या है? नगर, व्यापारी और शिल्पीजन। यानी कि कौन कौन से हमें नए नए नगर देखने को मिलते हैं, फिर उन नगरों के ऊपर व्यापारियों ने या कोई विशेष प्रकार का कुशल करने वाला जो शिल्पकार था, उसका क्या इफेक्ट हमें इन नगरों के ऊपर देखने को मिलता है। ये चीजें इस चैप्टर के अंदर हमें डिस्कस की हुई मिलती है। तो देखो क्या है। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र। मंदिर नगर वो होता है जहां पर ज्यादा एक्टिविटीज जो होती है वो धार्मिक क्रियाकलाप ज्यादा होते हैं। प्रशासनिक नगर वो होता है जो कि प्रशासन से रिलेटेड भूमिका ज्यादा निभाता है। कोई भी चीज है वो प्रशासन से संबंधित ही करता है। जैसे प्रशासन की अगर हम बात करें, वहां कोई मेन कोई भी मीटिंग, ठीक है, या फिर कोई समितियों का है, वहां पर किसी चीज का हेडक्वार्टर है, ऐसा कोई जगह जिसे प्रशासन यानी कि हमारी राजनीति जो है उससे संबंधित कोई कार्य विशेष के लिए कोई चीज प्रसिद्ध है, कोई स्थान, तो उसे प्रशासनिक केंद्र कहा जाता है। एक वाणिज्य शहर का मतलब होता है जहां से बहुत ज्यादा व्यापार किया जाता है, उसे वाणिज्य शहर बोलते हैं। एक पत्तन नगर यानी कि जहां से समुद्री व्यापार होता है, एक बड़ा पोर्ट है जहां से समुद्री जहाज आते जाते हैं, वो पत्तन नगर होता है। अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुत कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ में वाणिज्यिक क्रियाकलाप और शिल्प उत्पादन के भी केंद्र थे। जैसे इसके अंदर जो कई शहर हैं, इसके अंदर क्या दिखा रखा है, कई शहर जो है उनको इसमें दिखा रखा है। आप देख लेना कौन कौन से शहर हैं। तो कई शहरों का वर्णन इसके अंदर देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट, अब जो इसमें बात की गई है वो बात की गई है प्रशासनिक नगर क्या होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्रशासनिक नगरों की, आपने चोल वंश के बारे में पीछे के अध्याय में जैसे पढ़ा है, तो हमने चोल वंश को लेकर काफी उनकी विशेषताएं वगैरह देखी थी कि चोल वंश जो थे ना, उन्होंने तमिलनाडु का जो तंजावुर का क्षेत्र था वहां पर अपना आधिपत्य शुरू में ज्यादा किया था। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने व्यापार को, वहां की सिंचाई व्यवस्था और जो हम कृषि व्यवस्था देख रहे हैं उनको भी वहां पर देखा। उन्होंने जलाशय को, पानी को नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया। यानी कि चोल साम्राज्य जो था उसकी एक कांस्य प्रतिमाएं काफी प्रसिद्ध थी। यानी कि चोल साम्राज्य अपने आप में काफी विशेषताएं रखने वाला साम्राज्य था। अलग कुछ विशेषताएं हैं दूसरे साम्राज्य से, कह सकते हैं। हम अपनी हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा पर चले। वर्ष में 12 महीनों बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। पहले तो इसका जो है ये राजराज प्रथम है और इसका जो बेटा था चोल वंश के अंदर वो राजेंद्र प्रथम है। राजा राजराज चोल के द्वारा निर्मित राजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मलन राजनाथ पेरुथचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। हमें वास्तुकला का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने आप को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्णन किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल है जिसमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं, यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हुए हैं। सैन्य शिविर क्या होते हैं? जहां पर सैनिकों को शहर के बाहर ठहरने की एक व्यवस्था होती है, उसे सैन्य शिविर या छावनी नगर बोलते हैं।
नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनेक मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर उसके निकटवर्ती नगर उरय्यूर के सालिय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झड़ियां बनाने का कपड़ा और राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार करते थे। यानी कि जो राजा लोग होते थे उनके लिए एक बारीक सूती वस्त्र तैयार किया जाता जो मलमल की तरह होता था। और जो मतलब बाकी जो सिंपल लोग थे उनके लिए कैसा वस्त्र तैयार किया जाता था, मोटा सूत तैयार करते थे। ये उनके कपड़ों के अंदर सामाजिक जो प्रतिष्ठा थी उसका डिफरेंस शो किया गया है। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित थल पति अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के द्वीप बना रहे हैं। एक मैं आपको बात बताऊं, जो कांस्य चोल वंश के अंदर जो कांस्य की प्रतिमाएं बनाई जाती थी वो सर्वश्रेष्ठ प्रतिमाएं मानी जाती है। चोल वंश की कांस्य की जो भी प्रतिमाएं थी वो सर्वश्रेष्ठ प्रतिमाएं हैं। मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र, यानी कि मंदिरों के नगर और वहां पर जो लोग आए उन्होंने उन मंदिरों के केंद्र को तीर्थ स्थान बना लिया। तो ये किस प्रकार से संभव हुआ? तंजावुर एक मंदिर नगर का उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रतिक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शासक भिन्न भिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे। वे मंदिरों को भूमि और धन अनुदान में देते थे, जिसकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहितों को, पंडितों को जो भोजन भी करवाया जाता था और पूर्वों उत्सव मनाए जाते थे। मंदिरों के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। यानी कि इन मंदिरों को बेसिकली बनवाने का जो काम करते थे वो तो राजा किया करते थे, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति जो वहां पर जाता था वो कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर दिया करता था। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार और साहूकार में लगाते थे। शेने शेने यानी कि धीरे धीरे समय के साथ में बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शना अभिलाषियों तथा तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए और इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेकों नगरों का आविर्भाव हुआ, जैसे मध्य प्रदेश के भल्लव स्वामीन यानी कि बिलसा और विदिशा, गुजरात में सोमनाथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु के कांचीपुरम और मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति है। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित होते गए थे। वृंदावन और तिरुवनमलाई ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। जो अजमेर 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी थी, आगे चलकर मुगलों के शासनकाल में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सहास्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए और उनके श्रद्धालु और जो दर्शनाभिलाषी थे, उनके जो क्या है श्रद्धालु थे और जो दर्शनाभिलाषी जो थे उनके बारे में बताया है। दर्शनाभिलाषी और श्रद्धालु सभी पंथों मतों से हुआ करते थे। अजमेर के पास पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थ यात्री आते रहते थे। एक यहाँ पर देखो, आपको एक यहाँ पर ये एक प्रतिमा बनाई हुई दिखाई दे रही है। ये प्रतिमा क्या है? लुप्त मोम होता था उस टेक्नोलॉजी से। पता है क्या होता था? एक मिट्टी का सांचा लिया जाता था, उस मिट्टी के सांचे को फिर जो पिघला हुआ मोम होता था उस मोम के मिश्रण में डुबोया जाता था। जैसे ही उस मिट्टी के सांचा जो होता था उसके ऊपर वो मोम की परत चढ़ जाती थी, यानी कि इसकी क्या नाम है, कांसे की जो परत चढ़ जाती थी। उसके बाद में क्या होता था, जो बीच में मोम का जो पार्ट होता था उसको पिघलाकर वापस बाहर निकाल दिया जाता था और मोम निकालने के बाद में जो ऊपर बन जाती थी वो स्पेशली हमारे पास में क्या थी, कांस्य की प्रतिमा बन जाती थी। इसे लुप्त मोम तकनीक के द्वारा बनाई गई कांस्य प्रतिमाएं कहा जाता था, ये बताया इसमें।
कांसा एक मिश्र धातु होती है जो कि तांबे और टिन के मेल से बनती है। घंटा धातु में अरांगी का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के धातु से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस प्राविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी जिसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह से लीप कर सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह से सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसमें मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस रास्ते से पिघला सारा जो पदार्थ था वो डाला जाता था, मोम बाहर निकाला जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उससे निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। तो इस टेक्नोलॉजी का क्या नाम दिया गया है? लुप्त मोम टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया? तो इसे लुप्त मोम क्या है, इस टेक्नोलॉजी जो है इसको क्या नाम दिया गया? तो इसे लुप्त मोम टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया। इसे क्या नाम दिया गया? लुप्त मोम टेक्नोलॉजी होती है। पता चल गया ना क्या होती है ये? जैसे ये आपको यहाँ पे मूर्ति दिख रही है ना, एक इसके अंदर पता है फेमस मूर्ति कौन सी होती है? एक नटराज की मूर्ति आपने देखी होगी, बीच में भगवान शिव की है, तांडव करते हुए ऐसे दिखा रखा है शिव को और उसके चारों ओर क्या है, एक चक्र के समान कुछ दिखाया हुआ है। ये नटराज की भगवान नटराज की मूर्ति बोलते थे उसको, लेकिन उसके अंदर भगवान शिव की ही मूर्ति बनाई हुई थी। ये भी काफी प्रसिद्ध थी कांस्य मूर्ति। छोटे नगरों का सजाल, यानी कि छोटे छोटे जो नगर थे उनकी कैसे भूमिका थी, क्या काम कर रहे थे वो। 18वीं सदी से युग महाद्वीप में एक छोटे-छोटे नगरों का सा जाल सा बिछ गया था। उनका अपराध हुआ बड़े-बड़े गाँवों से हुआ था। उसमें आमतौर पर एक मंडपिका क्या होती है जिसे बाद में मंडी कहा जाने लगा था। आसपास के गाँव वाले अपनी उपज बेचने के लिए जाते थे। उसमें ऐसी गलियाँ थी जहाँ पर दुकानें और बाजार थे जिसे क्या है हट यानी कि बाद में हाट नाम दे दिया था। के अलावा भिन्न-भिन्न प्रकार के कारीगर और शिल्पकार जैसे कि कुम्हार, तेलिया, शक्कर बनाने वाला, ताड़ी बनाने वाला, सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वाला आदि के अलग-अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर-नगर में घूमकर यानी कि वो फेरी वालों की तरह अपना जीवन यापन करते थे। कुछों की तो शहर में बड़ी-बड़ी दुकानें होती हैं, कुछ उन दुकानों से क्या लेते हैं, चीज़ें लेकर और छोटे गाँवों में बेचने जाते हैं, दरवाजे पे जाते हैं लोगों के, शहर मतलब डोर टू डोर जाते हैं। आस-पास और दूर-दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे कि घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए भी आते थे। यानी कि छोटे जो नगर होते थे वहाँ पर क्या होता है, अलग-अलग प्रकार की लोग चीज़ें बेचने आते थे। जैसे बड़े बाज़ार में हम खुद जाते हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, लेकिन जो छोटे बाज़ार होते हैं वहाँ पर जिसे कोई चीज़ खरीदनी होती थी या कोई भी चीज़ बेचनी होती थी, वो खुद आया करते थे। आमतौर पर क्या है, कोई सामंत यानी कि परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसा सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे। कभी-कभी इन करों का संरक्षण का अधिकार भी उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर दिया जाता था जिसके निर्माण वे स्वयं उनके धन से किया गया है। ऐसे अधिकारों का उल्लेख हमें अभिलेखों में देखने को मिलता है जो आज भी पाए गए हैं। अब ये कहते हैं बाजार के अंदर जो कर लगते थे वो किस प्रकार के कर होते थे। हाँ, राजस्थान से हमें एक 10वीं शताब्दी के अंदर अभिलेख मिला है जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो कि मंदिर प्राधिकारियों के द्वारा वस्तुओं के रूप में यानी कि जो मंदिर के जो अधिकारी होते थे, मंदिर के अधिकारियों के द्वारा क्या है वसूले जाते थे मुख्य रूप से, उनका वर्णन किया गया है। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल, तेल और क्या है कपड़े पर लगाया जाने वाला कर था। इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीजें बेचने वालों पर असवाल असवाको तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाया जाता था। इसमें से कुछ कर तो वस्तुओं के रूप में और कुछ अन्य नगद के रूप में। यानी कि कोई व्यापारी है तो उससे उसकी जो चीज लेके कर वसूल कर लेते थे, या कोई मजदूर है उससे 2 दिन क्या है फ्री में मजदूरी करवा लेते थे, उससे उसका श्रम वसूल लेते थे। ठीक है? यानी उनसे काम करवा के भी और नगद की फॉर्म में भी कर वसूला जा सकता था। कर वसूलने के अनेकों तरीके थे उनके पास। आज क्या है बाजार में लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें और इन्हें इकट्ठा करें।
और एक तमिलनाडु का एक हमें मिलता है अभिलेख जिसके अंदर मैक्सिमम 400 प्रकार के अलग अलग करों का वर्णन दिया गया है कि किस प्रकार के कर लगाए जाते थे। बड़े और छोटे व्यापारी, यानी कि एक तो बड़ा व्यापारी होता था, एक छोटे व्यापारी होते थे जो हल्की फुल्की चीजें बेच लेते थे। उनके अंदर क्या डिफरेंशिएट है। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उसमें से बंजारे लोग क्या होते थे, जो व्यापारियों को कहा जाता है, व्यापारियों का एक कफीला होता था ये। कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी अपने संघ बनाते थे जिसका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। एक तो व्यापार क्या होता था, एक अकेला व्यक्ति व्यापार करता था और दूसरा व्यापार ये होता था, दूसरा व्यापार क्या होता था, दूसरा व्यापार क्या था कि कोई भी व्यक्ति है वो मतलब 6-7 व्यक्ति इकट्ठे होकर अपना एक ग्रुप बना लेते थे, उन ग्रुप का एक हेड बन जाता था और जो हेड बनता था वही क्या करता था, हर प्रकार के फैसले लिया करता था, डिसीजन लेता था। एक इस प्रकार की व्यवस्था भी हमें देखने को मिलती है। व्यापारियों को अनेक राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा करने के लिए व्यापारी संघ क्या है, व्यापारी संघ क्या बनाते थे, ग्रिड बनाते थे। और दक्षिण भारत में भी हमें क्या है, 8वीं शताब्दी के दक्षिण भारत में हमें 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ देखने को मिलते हैं, यानी कि कई लोग मिलकर एक संघ बना लेते थे, उनका काम ही सेम है इसलिए वो एक संघ बना देते थे। उनमें सबसे क्या है प्रसिद्ध मणिग्रामम और नाना देशी थे। ये व्यापारी संघ क्या है, प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इसके अलावा चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रथम व्यापारी समूह बन गए थे। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक क्या है, लाल सागर के बंदरगाह और फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और चीन के साथ में व्यापार करते थे। वे इन पतनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्वी एशिया चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के गीले बर्तन और चांदी लाते थे। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाह में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों के द्वारा खरीदे जाते थे। वहां से वे उन्हें यूरोपीय बाजारों में पहुंचाया करते थे। उसमें से व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जैसे कि काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि। यूरोपीय जो सौंठ होती है ना, ये अदरक की तरह होती है। अदरक थोड़ी मतलब गिल्ला सा होता है, लेकिन जो सौंठ होता है वो बिल्कुल अदरक का ही एक सूखा हुआ सा देख सकते हो, बिल्कुल सूखा हुआ रूप होता है। यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीजें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच कर लाती थी। समय के साथ साथ में व्यापार और नगरों का भी रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हमें शीघ्र ही आगे पढ़ेंगे। अभी एक काबुल के बारे में वर्णन दे रखा है। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ में 16वीं सदी से राजनीतिक और वाणिज्य दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया था। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो काबुल है। ठीक है। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरों के एक सौदागर जो वेबस्टिप टेपियर के अनुसार लगाया गया था। काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपए का होता था, जो उस दिनों में एक भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊंट पर लाद कर लाए जाते थे और उप महाद्वीप और अन्य भागों में बेच दिए जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। यानी कि जो काबुल होता था वहां पर एक अच्छा, काबुल के अंदर जो क्या है व्यापार था, काबुल के अंदर क्या था व्यापार था, वो अच्छा खासा व्यापार कर रहे थे वो। अब यहाँ पर जो बताया गया है वो नगरों के अंदर क्या है, शिल्प बताया गया कि नगरों में किस प्रकार का हमें शिल्प देखने को मिलता है। ठीक है, तो नगरों में कैसा शिल्प देखने को मिलता है, तो देखो क्या है, बिदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई, यानी कि कोई भी तांबे और चांदी की सतह लेते थे और उनके ऊपर क्या है उनका डिजाइन बनाया जाता था। इतने अधिक प्रसिद्ध है कि वे शिल्प का नाम ही बिंदरी पड़ गया था। पंचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, केसरे, लोहार, राजमिस्त्री और बड़े शामिल होते थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों,
तालाबों जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। और इसी प्रकार सालियार या फिर केक्योलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कि कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। यानी कि वस्त्र जो उद्योग था वो भी अपने आप में ढलने लग गया था, प्रसिद्ध होने लग गया था। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है कि शहरों के बदलते हुए भाग्य, यानी कि दिनों दिन जो टाइम टू टाइम शहर जो थे उनकी कंडीशन कैसे चेंज हो रही थी। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में बस गए थे। अहमदाबाद गुजरात में है, तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है, जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार और महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए थे। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद बिहार में और रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी, ठीक है, बन गया था। लेकिन इसी शताब्दी के दौरान में उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए जाने वाले कपड़े से प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए, क्योंकि जो भारत का कपड़ा होता था ना वो महंगा हो गया था, क्योंकि वो फैसिलिटीज के कारण था, वो हाथ से बन रहा है, वो महंगा था। और जो ब्रिटेन से कपड़ा आता था, एक तो उसके ऊपर इम्पोर्ट का टैक्स, मतलब जो टैक्स लगता था वो सिर्फ 0% टैक्स था, बहुत ही कम टैक्स लगता था। और भारतीय कपड़े के ऊपर जो टैक्स लगता था वो हाई रेट के ऊपर टैक्स लगते थे, जिसके कारण भारतीय कपड़ा महंगा हो जाता था। और ब्रिटेन के अंदर जो कपड़ा बनता था वो मशीनों में कपड़ा बनता था, इसलिए वो अलग अलग वैरायटीज, अलग अलग कलर का कपड़ा बनता था। इसलिए जल्द ही भारतीय कपड़े के जो बाजार थे वो ब्रिटेन से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के अंदर पीछे रह गए थे, और यही उनकी असफलता का एक मुख्य कारण माना गया था। ठीक है, हाफ चैप्टर हो गया। कल ये हम हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत को लेकर जो ये बात बताई गई है, यहाँ से हमारा टॉपिक कल की क्लास में शुरू करेंगे। अभी कुछ ही टाइम में हम ज्योग्राफी की क्लासेस भी हमारे शुरू करेंगे। ये चैप्टर जैसे ही हमारे कंप्लीट हो जाती है, हिस्ट्री और जो सामाजिक विज्ञान है वो कंप्लीट होने के बाद में। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आपका भी क्या फर्ज बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, ताकि जो भी नई क्लास अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ, सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो टोटली एनसीईआरटी के ऊपर बेस है। अगर एनसीईआरटी जो है आपने सही ढंग से कर ली है तो सीटेट का एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही आसान है। और जब हम इसके पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे तो आप देखोगे कि ये कहाँ से आए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है, वो विद प्रूफ हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। ओके, थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल पे।